न्यूमेरिकल किया था किस उसमें किया था बेटा, कौन सा न्यूमेरिकल किया था? वेपर प्रेशर का किया था। वेपर प्रेशर पे किया था। नाउ अंडरस्टैंड दैट अगेन हम लोगों को गैस लिक्विड इक्विलिब्रिया करना है, ठीक है? गैस लिक्विड इक्विलिब्रिया अगेन टॉपिक क्या है इसका? हेनरीज लॉ। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेप्सी की बॉटल ले रहा हूँ, ठीक है? हमने पहले कभी हेनरीज लॉ किया? ओ सर। अच्छा, तो एक काम कर रहे हैं, हम एक पेप्सी की बॉटल ले रहे हैं, ठीक है? ये पेप्सी की बॉटल लग नहीं रही है, कुछ और ही लग रही है, पर स्टिल राइट। तो दिस इज पेप्सी। कभी तुमने पल्पेट बॉटल लिया है, तुमने कभी उसको यहां से प्रेस करने की कोशिश करी है क्या? क्या सर? पल्पेट बॉटल लिया है तुमने? पेट बॉटल आता है ना 500 ml का पेप्सी का। अच्छा हाँ, हाँ। तो उस बॉटल के इस एरिया में कभी तुमने प्रेस करने की कोशिश करी है उसको, जब वो सील्ड पैक होती है? हाँ सर। वो प्रेस होती है क्या जब वो सील्ड पैक होती है? नो सर। नहीं। और एक बार खुलने के बाद क्या होता है? तब होती है, फिर होता गैस है। गैस बाहर आ जाता है। एक बात बताओ, इधर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इसको प्रेस नहीं कर पाते हो? सर कंप्रेस्ड गैस है बहुत। हाँ, तो हमने क्या किया इसके अंदर ना, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस डाल दिया, राइट? एक काम करते हैं, इसका ना इनलार्ज वर्जन लेते हैं। सपोज ये तुम्हारा पेप्सी का ये वाला सरफेस है। अंडरस्टैंड वन थिंग, इसके ऊपर बहुत हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, एग्रीड? जब मैंने हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखा है, तो होगा क्या? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाट विल दे डू? दे विल कोलाइड विद द लेयर ऑफ वाटर, राइट? अब वाटर के अंदर बैकवर्ड पुल होते हैं, याद है? सरफेस मॉलिक्यूल्स के अंदर बैकवर्ड पुल होते हैं। अब बहुत ज्यादा कोलिजन होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बिकम्स पार्ट ऑफ द लिक्विड, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर जाएगा लिक्विड के अंदर, एग्रीड? तो जब मैं इस रीजन को देखूंगा ना, इस रीजन को, तो यहाँ पे ना ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस is in equilibrium with carbon dioxide gas which is inside the solution. Getting it? That is dissolved gas. हाँ, तो इसमें क्या होता है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ एस्केप। अब चक्कर क्या है, जितना ज्यादा तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा, जितना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बढ़ेगा, करेक्ट? यही रीजन है इसके अंदर कंप्रेस्ड गैस डालते हैं। गेटिंग इट? सर नहीं समझे, एक बार वापस बताओ ना। एक बात बताओ, मैंने बोला कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाता रहूंगा, प्रेशर कैसे बढ़ेगा? PV = nRT होता है। हाँ सर। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ सर। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा तो उसका कोलिजन वाटर की लेयर के साथ बढ़ेगा। हाँ सर। वाटर लेयर के साथ बढ़ेगा तो बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल वाटर के अंदर चले जाएंगे एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट? ओके सर। ये हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ यही कहता है कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर उसके ऊपर होगा उतना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी उसके अंदर होगा, लिक्विड के अंदर होगा। गेटिंग इट? सर। तो what Henry's law says that the solubility of gas again solubility of non-reacting gas is directly proportional to the partial pressure of that gas
above solution. Getting a point? Guys, इतना लिख लो. सर हाँ बेटा. मतलब इस नॉन रिएक्टिंग गैस की कैटेगरी में मोस्टली नोबल गैसेस ही आएंगे ना, या फिर? नहीं बेटा, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या? अच्छा, नहीं करता. नाइट्रोजन करता है. नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड करता है बट नेग्लिजिबली करता है, तो उसको तुम एज वो वाली गैस मान सकते हो. अच्छा, अमोनिया करता है क्या वाटर के साथ रिएक्ट? रुको बताता हूँ. हो गया इतना? लिख लिया? Sir, fishes take oxygen dissolved in water, no? क्या कह रहे हो? So you said oxygen does not dissolve in water. Then नहीं नहीं, आई सेड ऑक्सीजन विल नॉट रिएक्ट विद वाटर. अच्छा, हाँ बेटा, डिजॉल्व ऑक्सीजन तो रहता है ना पानी के अंदर. हाँ रहता है. तो मछली हमारी क्या कहते हैं, जल की रानी, वो वही वाला ऑक्सीजन अपनी लिम्ब से लेती है ना. हाँ. हाँ, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है और वो उसका कंटेंट होना बहुत जरूरी है. सर आपने कुछ तो बोला था ज्यादा कंप्रेस होगा. क्या कह रहा है बेटा? आपने बोला था कुछ तो कंप्रेस होगा. अरे कंप्रेस मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस किया हुआ है. मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हाई होंगी तो उनका कोलिजन विद द वाटर हाई होगा ना. यस सर. हाँ, उसी की बात चल रही है. अच्छा, शुरू करें? हो गया इतना? Yes, sir. लिख लिया? यस सर. अब सुनो, हो कहना क्या चाहता है वो. हेनरीज लॉ की दो स्टेटमेंट है. पहली स्टेटमेंट तो लिख दिया. सुनो, ये वाटर है. वाटर के अंदर ऊपर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ ऑक्सीजन का. तो PO2 इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस अबव सॉल्यूशन. जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा गैस कोलाइड करेगा लिक्विड के साथ, उतना ज्यादा ऑक्सीजन गैस गेट डिसॉल्व. गेटिंग अ पॉइंट? तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा ऑक्सीजन का. गेटिंग इट? सर वो मैं किसमें होगा मोल डिस्कनेक्ट हो फ्रैक्शन? गया था सर, एक बार वापस हाँ जी, समझोगे ये? क्या ये कह वाला रहे हो? जो डायग्राम है वो. दोबारा बोलो. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर. ये वो लिखने के बाद स्टेटमेंट, उसके बाद ये करा है ना बस. हाँ, यही करवाया. सर ये डायग्राम समझा हाँ मत क्या है. बेटा, ये डायग्राम ये है कि अगर मैंने वाटर लिया, ठीक है, आई हैव टेकन अ वाटर, 1 सेकेंड. यस सर. मैंने वाटर लिया, इस वाटर के ऊपर ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया. जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का कोलिजन वाटर के साथ होगा. गेटिंग इट? यस सर. जितना ज़्यादा कोलिजन होगा वाटर का ऑक्सीजन गैस का वाटर के साथ, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर जाएंगे. गेटिंग इट? यस सर. उसका जो डिसोल्यूशन होता है इट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन. ओके सर. गेटिंग इट? यस सर, समझ गए. वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग है. इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि डिसोल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबव इट. जब मैं ऑक्सीजन की डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो उसी का प्रेशर काम आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो काम नहीं आएगा, राइट? Yes, sir. नाउ Yes. अंडरस्टैंड दैट. ये हो जाएगा PO2 इज इक्वल टू KH
To remove this proportionality constant, I have to introduce KH, which is known as Henry's constant. क्या बोलते हैं? Henry's constant. And this is mole fraction of oxygen. Any doubt in that? सर हाँ जी. सर आप प्लीज एक और बार स्टार्टिंग से बता देंगे प्लीज. स्टार्टिंग का मतलब? सर नहीं समझा ये वाला कॉन्सेप्ट. अच्छा एक बार बता. हम हेनरीज लॉ कर रहे हैं, ठीक है? हेनरीज लॉ के अंदर उन्होंने बोला कि अगर तुम कोई भी पल्प बॉटल और पेप्सी की बॉटल ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर वाले स्पेस में ना बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, इस जगह. अब जितना ज्यादा प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के ऊपर होंगे. करेक्ट? तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे लिक्विड के साथ कोलाइड करेंगे. एग्रीड? यस सर. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन गैस लिक्विड के अंदर जाएगा. एग्रीड? या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड के अंदर जाएगा. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा CO2 डिसॉल्व होगा. फाइनली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा जिसके अंदर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ एस्केप. तो उस पर्टिकुलर रीजन में ना एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. अगर तुमने और ज्यादा गैस का प्रेशर डाल दिया तो कोलिजन्स बढ़ेंगे और है ना, और तो अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड वाटर क्या होगा उसके बाद? बढ़ जाएगा सर. बढ़ जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. गेटिंग इट? हाँ सर. चलो इतना समझ में आया? सर हाँ, बट सर. वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में वो पहले से कार्बनाइज्ड वाटर ही यूज करते हैं ना? नहीं बेटा, कार्बोनाइज वाटर यूज नहीं करता. उसको कार्बनाइज करने के लिए उनको प्रेशर करना पड़ता है ना. हाँ. डालना पड़ता है. फाउंटेन पेप्सी का कॉन्सेप्ट पता है ना? नहीं सर. हाँ. They pass large amount of CO2 gas inside the water and then add flavor inside it. Sir, what does exactly partial pressure of oxygen means? बेटा पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर ही होता है, तो कंफ्यूज मत करो. सपोज करो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर है 0.2, तो मैं ऑक्सीजन के प्रेशर को 0.2 बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.2 बोलूंगा. बात एक ही है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मिक्सचर के अंदर डिफरेंट गैसेस का प्रेशर बोलने के लिए पार्शियल प्रेशर होना चाहिए. बताते हैं अमित. हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट इज सेम फॉर एवरी गैस. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एज वेल. इट डिपेंड. हाँ सर ये पार्शियल प्रेशर वाला भी एक और बार बताइए ना सर. प्लीज. ये नीचे स्क्रॉल कीजिए ना. एक मिनट बेटा, इतनी रिक्वेस्ट करोगे इकट्ठे कैसे चलेगा? रुको 2 मिनट. सुनो मैंने क्या बोला उसके बाद. 1 मिनट. हाँ. हेनरीज लॉ ने क्या बोला कि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा गैस का ऊपर उतना ज्यादा कोलिजन रहेगा, जितना ज्यादा कोलिजन रहेगा उतना ज्यादा डिसोल्यूशन रहेगा. जो डिसोल्यूशन है ना उसने मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करी. सो he has represented the dissolution of gas in terms of mole fraction. उसने कहा जितना ज्यादा गैस का प्रेशर लिक्विड के ऊपर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे और उतना ज्यादा डिसोल्यूशन होगा गैस का. गेटिंग अ पॉइंट? यस सर. बात समझ में आई? हाँ सर आ गए. थैंक यू. चलो अब मेरी बात सुनो. इतना समझ में आ गया तो? सर हाँ जी. वो KN है ना, KN. KH है, KH कांस्टेंट, H फॉर हेनरी. हाँ, तो उसने क्या कहा, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑक्सीजन का लिक्विड के अंदर, हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ही सेज दैट जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा. तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए उसने KH डाल दिया. अंडरस्टूड? सर यस सर. हाँ जी बेटा बोलो. सिर्फ मोल फ्रैक्शन क्यों कंसीडर किया है कंपैरिजन अरे के लिए? हेनरीज ने लिया जब उसने डिराइव किया ये फॉर्मूला,
he came to know about this mole fraction thing. ठीक है, तो मोलारिटी की जगह उस भाई साहब ने मोल फ्रैक्शन यूज किया, तभी ये इसका हेनरीज कांस्टेंट है ना, उसने अपनी जो वैल्यूज हैं वो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से ली हैं। अगर तुम्हें कोई और कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो हेनरीज कांस्टेंट चेंज होता था उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए। गेटिंग अ पॉइंट? इसका ये मतलब नहीं तुम नहीं ले सकते, तुम ले सकते हो। गेटिंग पॉइंट? तो उसमें ना क्या होगा, उसमें केएच का वैल्यू अलग होगा, यूनिट्स अलग होंगी, ठीक है, तो वो स्मार्टली हमको प्ले करना पड़ेगा। बट हेनरीज ने मोल फ्रैक्शन ही लिया था। मैं लिख सकता हूं अभी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ moles of सोल्यूट oxygen अपॉन total number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके अंदर वाटर है और ऑक्सीजन है, तो बोल सकता हूँ ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? Yes sir. पता है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज नेग्लिजिबल। क्या होती है? Negligible. तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी फार 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 लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यस सर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे? Number of moles of H2O. वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के इक्वल होंगे। सो दिस टर्म विल बिकम दिस। तो शैल आई से दैट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कोई डाउट? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट है, वेट ऑफ ऑक्सीजन वैरी करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये था हेनरीज का, द वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ अगेन नॉन रिएक्टिंग गैस, मैं हमेशा इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहा हूं कि नॉन रिएक्टिंग लिखूं, गैस इज weight of non-reacting gas which is dissolved in a fixed amount of liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid. Getting it? मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है कांस्टेंट की सर। हाँ बेटा, बिकॉज लिखा है ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, करेक्ट? ओके, समझ में आया बात? तुम उसने हेनरीज का दूसरा स्टेटमेंट था कि अगर गिवन लिक्विड सेम है और तुम बार बार प्रेशर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर ऑफ O2 एट प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ O2, तो PO2 1 इज इक्वल टू W2 by W1। गेटिंग इट? तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। गेटिंग इट? तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। गेटिंग इट? ये समझ में आया बेटा? एक बार ऑक्सीजन का प्रेशर है PO2 दूसरा है PO2 इसमें जो वेट डिसॉल्व है वो W2 है, इसमें जो वेट डिसॉल्व है W1 है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, तो इक्वल टू का साइन आएगा। यस हाँ, तो इतना आ गया? कहूँ हाँ? हाँ अब एक बात बताओ, इतना लिख लिया? हाँ सर एक मिनट। यस सर। एक मिनट। यस सर। सर ये जो लास्ट आपने इक्वेशन दिया है वो दो अलग सिस्टम का रेशियो निकालने के लिए ना? हाँ ओके सर।
Done, sir. ओके चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लो कौन कौन सी गैसेस हेनरीज लॉ फॉलो नहीं करती. गैसेस which doesn't follow Henry's law. एक बात बताओ, सपोज अमोनिया है, अमोनिया गैस है. अमोनिया गैस जैसे ही वाटर के अंदर आती है ना, इट डायरेक्टली बिकम NH4 डिसोसिएट हो जाती है. NH4OH हो जाता है. ठीक है, इट गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस. तो शैल आई से दैट अमोनिया वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है, राइट? यस. सिमिलरली HCl गैस, अगर मैं उसको वाटर के अंदर डालूंगा तो जैसे ही ये गैस वाटर के अंदर जाएगा डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में. तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब तुम 0.1 ATM डालो तो पूरा डिसोशिएट होगा, 0.2 डालो तो पूरा डिसोशिएट होगा, 0.3 डालो तो पूरा ही डिसोशिएट हो रहा है ना. तो क्या ये हेनरीज लॉ फॉलो करेगा क्या? सर ये समझा नहीं HCl वाला. बेटा एक बात बता, वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, करेक्ट है ना. अब HCl को तुमने 0.1 ATM में डालते रहे, मतलब बहुत कम कम HCl तुम डालते रहे, तो जितना भी HCl वाटर के अंदर जाता रहा डिसॉल्व होता रहा. अब तुमने HCl को 1 ATM में डाला, जितना भी वाटर में जाता रहा डिसॉल्व होता रहा. तो क्या जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, हो ही रहा है. गेटिंग वो डिसॉल्व अपने आप हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है. तो सॉल्युबिलिटी इस केस में प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो तुम्हारा अमोनिया गैस हो गया, H2S गैस पानी के अंदर डिसोशिएट होता है टू फॉर्म H प्लस प्लस HS माइनस. तो ये क्या फॉलो करेगा? अरे क्या ये फॉलो करेगा? नो सर. नहीं. HI HBr फॉलो करेंगे क्या? फ्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इट फॉर्म्स HF प्लस ऑक्सीजन गैस या फिर समटाइम ओजोन गैस. या अगर ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करे तो फ्लोरीन गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी क्या पार्शियल प्रेशर पे? अगर क्लोरीन को वाटर के अंदर डालोगे तो वो HCl प्लस HOCl बनाता है. तो क्या मैं इसका डायरेक्ट रिएक्शन है, तो क्या क्लोरीन का सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा जब ये गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है? तो ये गैसेस हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो क्या ये गैसेस हेनरीज लॉ फॉलो करेंगी? नहीं. नो सर. हाँ, अंडरस्टैंड. सर कौन से गैसेस है बताइए जरा एक फिर से. लिख दिया ना बेटा, अमोनिया लिख दिया, HCl लिख दिया, H2S लिख दिया, HI HBr. तो CO2 को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या कह रहे हो? तो CO2 को मानते हैं रिएक्टिव उतना है या नहीं? नहीं मानते हैं उसको ना, हेनरीज लॉ फॉलो करने वाली गैस. सर ये हेनरीज लॉ सिर्फ वाटर के सॉल्यूशन के लिए है? नहीं, सबके लिए, बट मैंने वाटर रिस्पेक्ट में दिया बिकॉज जनरली क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछे जाते हैं? वाटर. ओके. ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो जनरली वाटर ही सॉल्वेंट होता है. थोड़ा सा स्लो जाता है. क्या कह रहा है? सर ऊपर थोड़ा सा लिखना है. ऊपर करें. सर हाँ, इन मतलब जो गैसेस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती उनमें वो गैसेस है जो रिएक्ट करती हैं, ठीक है. तो उसमें ऐसे गैसेस भी होंगे क्या जो डिसॉल्व भी करती हैं? हाँ, एग्जाम भी उसमें होती ऐसे हैं गैसेस भी होंगे, थोड़ा बहुत डिसॉल्व भी करती हैं. और जो फॉर फॉलो एग्जांपल अमोनिया. करती हैं उनमें, हाँ, और जो फॉलो करती है उनमें भी. उनमें ऐसा नहीं होता. उसमें सारी गैसेस उसी फॉर्म में रहती हैं. ठीक है, अब गैसेस लाइक देख लो, गैसेस लाइक नोबल गैसेस ले लो, हीलियम, नियॉन, हीलियम, आर्गन,
argon, xenon, radon, your what is that? Helium, your oxygen gas, नाइट्रोजन गैस, और कोई गैस का नाम बताओ। CO2 बोला था। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा रिएक्ट करती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में जाता ना तो उसका बहुत कम फ्रैक्शन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, बहुत कम, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी कम है तो हेनरीज लॉ फॉलो कर रहा है। बताए क्या, एक बार जेई के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने वाटर के अंदर डाला तो वाटर के अंदर कौन कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। तो ऑप्शन थे ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी H2CO3, सी HCO3 माइनस, डी CO3 माइनस। मल्टीपल करेक्ट था। सोल्यूट पार्टिकल्स। हाँ, वाटर के अंदर अगर तुमने CO2 डिसॉल्व किया ना उसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। सर ACD। हाँ, ACD। C और D। अच्छा, ये आएगा, ये रहेगा ना। हाँ सर। कुछ रिएक्ट करके ये बनेगा करेक्ट, हाँ कुछ ये बनेगा तो ये थोड़ा बहुत टूटेगा भी। हाँ। अगर ये तो थोड़ा D भी बहुत आएगा। टूटेगा तो ये भी थोड़ा बहुत टूटेगा करेक्ट। तो मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो चारों होंगे ना। तो सोल्यूट पार्टिकल एज इन सर क्या वो डिसोसिएट होगा या नहीं पूरा, वो कैसे पता चला? अरे कुछ तो जाएगा, कुछ तो। मतलब H2CO3 पूरा डिसोसिएट होगा या नहीं? नहीं नहीं, पूरा कभी नहीं होता। H2CO3 वीक एसिड है। अच्छा। तो सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब सॉल्यूट पार्टिकल मतलब वाटर को छोड़ के बाकी जो पार्टिकल होंगे वो सॉल्यूट होंगे ना बेटा, वाटर के अंदर। अच्छा हाँ ठीक है। गेटिंग इट? सर हाँ सर, आप वो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, एक बार बताओ। अगर एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है और तुम ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स जब बढ़ रहे होंगे तो उनका वाटर के साथ कोलिजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो इसका जो डिसोल्यूशन होगा वाटर के अंदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, तो बस यही हेनरीज ने कहा था कि जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे ऑक्सीजन का, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन उसके अंदर आएगा। यस सर। बस, सिंपल, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, PO2 इज इक्वल टू KH इंटू KiO2, इसने ये दिया था हेनरी अंकल ने, है ना। यस सर। अगर y एक्सिस में PO2 डालूं, x एक्सिस में KiO2 डालूं, तो जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी? y इज इक्वल टू mx, राइट। तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन? यस ऐसा जाएगा। थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होगा? M KH। अरे हम तो मुझे ही पता है यार, कैसी बातें करो, KH, राइट। डन, लिख लिया इतना? यस सर। चलो आगे चलें। यस सर। हाँ, 1 सेकेंड। ए, सबने टेप लिया? यस यस सर। सर। ओके, एक बात बताओ, अभी एक चीज पता लगी आपको कि डिसोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है?
Mole fraction. अरे बेटा solubility of gas तो मोल फ्रैक्शन, प्रेशर प्रेशर और solubility of gas पानी के अंदर जितनी भी होती है क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है? कम कम होती कम है। होती है, इतनी कम होती है कि क्या सॉल्यूट के पार्टिकल नेग्लिजिबल रहेंगे सॉल्वेंट के अंदर, राइट? हाँ। हाँ, यस सर। shall I say that solubility of gas in water is negligible. तो अगर ये बहुत कम है तो क्या सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन होगा क्या? खुद सोचो, अगर ऑक्सीजन जो है गैस वाटर के अंदर वो बहुत कम डिजॉल्व है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, कहीं दूर जाके ऑक्सीजन होगा, तो क्या दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्या? नहीं। हाँ जी, नहीं। वेरी गुड. तो shall I say that there is no solute interaction? टू का मतलब होता है रिपीट ना, सॉल्यूट इंटरैक्शन, बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन है गैस का वो बहुत कम है, तो एक गैस यहाँ है दूसरी गैस कहीं यहाँ पे होगी वाटर के अंदर, तो क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी क्या? नो सर। अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो व्हाट अबाउट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन? बहुत ज्यादा होगा। बहुत हाई होगा। अरे बदतमीज हो, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, थोड़ा सॉल्यूट ज्यादा होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो पर जितना भी मॉलिक्यूल इंटरैक्शन बहुत होगा वो ज्यादा क्या होगा। होगा बेटा? अगर 2-3 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हैं सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं सपोज, है ना, तो वो जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा ओवरऑल क्वांटिटी में रहेगा कि बहुत कम होगा? ओवरऑल में कम रहेगा। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ऐसे सिस्टम की बात करो ना, तो अच्छा तो कम। सॉल्यूट तो वैसे ही नेग्लिजिबल है, सॉल्यूट भी नेग्लिजिबल है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट भी क्या होगा? कम ही होगा एकदम। गेटिंग इट? इतनी बात समझ में आई? सॉल्वेंट वाला वापस बताओ ना, क्या कह रहे हो? सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला पॉइंट वापस बताओ। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, अगर उसमें लेट्स से 1000 मॉलिक्यूल्स मैंने ऑक्सीजन के डाल दिए, कितने? 1000। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम। तो जितनी भी वो वाली जितनी भी सॉल्यूट रिलेटेड इंटरैक्शंस होंगी सिस्टम के अंदर, जब वो सॉल्यूट पार्टिकल ही कम है तो नेट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन क्या होगा? कम हो। बात समझ में आई? हाँ। तो सॉल्यूट सॉल्यूट भी कम होगा और सॉल्यूट सॉल्वेंट भी कम होगा, कोई डाउट? नहीं। ओके, नाउ एक और चीज, तुमने कभी ये देखा है कि अगर कोई भी पेप्सी की बोतल पड़ी होती है, अगर तुम उसको गर्म मतलब हाई टेम्परेचर पे रखते हो तो जितनी भी गैस डिजॉल्व होती है उसके अंदर, तो वो जो डिजॉल्व गैस है वो क्या करेगी? एक्सपैंड। ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत फीबली अट्रैक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यस अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड वाटर कम होगा, हाँ सर। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? एस्केप करने लगेगी। अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। इतना समझ में आया? यस। तो shall I say that on increasing the temperature, solubility of gases क्या होगा? reduces. Reduces. Done. Understood? तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, 2 कंटेनर लिए, ठीक है, 2 कंटेनर के अंदर अच्छा मतलब ठंडा पानी पीना अच्छा है कि गर्म पानी पीना अच्छा है? गर्म पानी पीना अच्छा है। ठंडा। हाँ गर्म पानी सर। पानी पीना अच्छा है सर।
अरे बदतमीजो। सर हेल्थ के लिए गर्म पानी पर मजा के लिए ठंडा पानी। अच्छा तो अरे खुद सोचो ना, ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, गर्म पानी के अंदर ज्यादा होगा? ठंडे में ज्यादा ठंडे में। तो अगर ठंडे पानी में ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा खासा है, मतलब ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्म वाटर, देन व्हाई यू ड्रिंक गर्म वाटर? फिर ऑक्सीजन ठंडे से कफ हो जाएगा उसका एडवांटेज है 7 कंपेयर टू नेग्लिजिबल ऑक्सीजन। जो तुमको ऑक्सीरिच बॉटल करके बेचते हैं कि वी हैव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनसाइड वाटर, सर एक हम बात नहीं बताओ पढ़ते हैं, तुम, हम लोग मिनरल वाला पढ़ लेते हैं। अरे सुनना, अगर अपने घर की पानी की बोतल को भी खोल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर फॉल करने दो, तो ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, हाँ वो तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो ही रही है ना। हाँ, तो उसमें वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो बिजनेस करते हैं। आरओ लगा के बस पैसे क्या बेवकूफ बनाते हैं तुम लोगों को। सन हम नहीं लेते हैं, हम मटके का पानी पीते हैं। बेस्ट है। सही बात। हाँ सर, it is fraud. They take tap water and say oxygen or Harshad. Come on, like I don't want to go into that detail. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो उस गधे ने थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा भी दिया, जब तुमने बॉटल खोली ऑक्सीरिच की, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर कितना हो गया ऑक्सीजन का? 0.2 ही हो गया। तो जितनी मेहनत उसने ऑक्सीजन गैस बढ़ाने में करी होगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया, जितनी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा? उसको उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। चाहे तुम बिस्लरी पियो, चाहे तुम ऑक्सीरिच पियो, एक बार ढक्कन खुल गया तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस दोनों वाटर के अंदर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, हट जाएगा, सेम हो जाएगा। करेंगे। या फिर तुम घर का पानी पियो। इनको ना साइंस आती नहीं है। एनीवेज देखो, सर बट उनको बिजनेस आता है ना, तो अरे बिजनेस छोड़ो बेटा। देखो यार मार्केटिंग बड़ी चीज है ना इसमें। क्या? इस चीज में मार्केटिंग बड़ी चीज है, जितना बड़ा नाम उतने ज्यादा कंज्यूमर। ओके गुड। So we do have a lot of MBA candidates here, right? Yes sir. बाद MBA करेंगे। Got that. Anyway, listen, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर T1 लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर T2 लेते हैं, ठीक है। लेट्स से T2 जो है ना वो T1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ये वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका हो जाएगा KiO2, कोई दिक्कत? KiO2 डैश ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है इस साइड, तो वो ज्यादा होना चाहिए, दैट इज KiO2, करेक्ट। अब हेनरीज लॉ लगाएंगे तो मुझे पता है PO2 जो है दैट, मैंने ये दोनों पार्शियल प्रेशर इक्वल रखे, तो PO2 इज इक्वल टू KH इंटू काई, ये मानते हो KiO2। यहाँ पे भी PO2 इज इक्वल टू KH डैश इंटू KiO2 डैश, कोई दिक्कत? टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरीज कांस्टेंट भी चेंज होता है, बात समझ में आई? अब मुझे ना हेनरीज कांस्टेंट को कंपेयर करना है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम रखा, टेम्परेचर अलग रखा, टेम्परेचर T2 को T1 से ज्यादा रखा, तुमने कहा KiO2 डैश कम होगा KiO2 से, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा मैं बताऊं, जब पार्शियल प्रेशर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ ना KH इंटू KiO2 इज इक्वल टू KH डैश इंटू KiO2 डैश, बोल सकता हूँ ना। अगर KiO2 डैश से ज्यादा है, अगर ये चीज इससे ज्यादा है, तो ये चीज एज कम्पेयर टू दिस क्या होगा? कम होगा। गेटिंग अ पॉइंट? अगर KiO2 ज्यादा है, अगर ये चीज ज्यादा है, तो ये चीज कम होगी। कम होगी। सेलेस्ट से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा। यस सर। इससे यही प्रूव हुआ। सर आपने उन दोनों को इक्वेट कैसे किया, वो नहीं समझा। बेटा एक बात, पार्शियल प्रेशर दोनों के केस के अंदर क्या है, सेम है कि अलग अलग है? सेम है। हाँ, तो मैंने किसको इक्वेट? ओके सर, समझा? सर या
तुमने लिख लिया ये? एक Yes, sir. सर हाँ सर ये ओपन सिस्टम इसलिए सेम है ना पार्शियल प्रेशर? बेटा क्या बोला? सर ये ओपन सिस्टम है इसलिए पार्शियल प्रेशर सेम है ना? नहीं, हाँ मैंने रखा है जानबूझ के ताकि तुम कंपेयर तो कर सको हेनरीज कांस्टेंट। जब सब कुछ चेंज रखूंगा तो कंपैरिजन कैसे करोगे, राइट? ओके सर। क्लोज भी होता तो तभी भी सेम रखता मैं, है ना? हाँ सर। चलो अच्छा गाइस, चले आगे। Yes, sir. ओके ओके। क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने लेट्स से 100 मोल्स ले लिए, ठीक है? इसके अंदर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? लेट्स से जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 atm था, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ वाटर which is dissolved, weight of oxygen which is dissolved was 32 into 10 raised to power minus 3 grams जब पार्शियल प्रेशर को हमने 2 atm किया, ठीक है? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व ओवर देयर इज 64 into 10 raised to power minus 3 grams, ठीक है? ठीक है। तो मुझे ना हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए। या फिर इतना भी नहीं दिया, छोड़ो, ये ज़्यादा वो कर दिया मैंने, मजाक मजाक में, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तुम इसी से सॉल्व करो, बेटर है। मुझे हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए। ये बच्चा वाटी क्वेश्चन समझ में आया? Yes. हाँ सर हाँ बेटा। सर क्लोज सिस्टम में कैसे इक्वल है वो लोग का प्रेशर? क्या? सर क्लोज सिस्टम में वो लोग का प्रेशर इक्वल कैसे होगा टेम्परेचर अलग है? लो सिस्टम में वो लोग का पार्शियल प्रेशर सेम कैसे होगा अगर टेम्परेचर अलग है? अरे क्लोज सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ बेटा, मैं ऐड कर सकता हूँ ना, पेप्सी बॉटल के अंदर तुम प्रेशर ऐड कर सकते हो ना। वो क्या दीदी, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर ना मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ ऑक्सीजन का, 100 मोल्स ऑफ वाटर है, तो मैंने क्या किया, 100 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर जब प्रेशर डाला तो मेरे को ना ये वेट्स आए। अगर वेट 1 atm प्रेशर डाला तो इतना वेट आया, 2 atm प्रेशर डाला तो इतना वेट आया। तो मैं ना KH की वैल्यू मांग रहा हूँ, बहुत सिंपल से KH की वैल्यू मांग रहा हूँ, हेनरीज कांस्टेंट।
ओम केएच की वैल्यू अलग अलग कैसे आएगी बेटा? सेम ही आएगी ना, प्रोपोर्शनल लिया है हमने। ओके दिव्यांश, guys just tell me what is the Henry's law? PO2 is is equal to equal to KH KH into KO2. KO2। यार एक बार बताओ, KH निकालना है, ठीक है? तो KH कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय CO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कोई इश्यू? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय Number of नंबर ऑफ moles of मोल्स ऑफ ऑक्सीजन H2O. प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। या एक बार बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं पहले ये इसके अंदर? जब वेट दे रखा है 32 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन? 32। तो कितना नंबर ऑफ मोल्स आ गया? 10⁻³ 10⁻³ मोल्स एज कंपेयर टू 100 मोल क्या है? Negligible. तो काई कितना हो जाएगा अराउंड? 10⁻³ डिवाइड बाय 100, करेक्ट? 10⁻⁻5। कोई इश्यू? कोई इश्यू? नो सर। तो काई की वैल्यू आ गई 10⁻5। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 हाँ, तो केएच कितना आ जाएगा? 10⁻5 ATM, करेक्ट? बेटा यूनिट्स तो प्रेशर की ही आएंगी ना जब ये मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी होता है तो। हाँ, तो अगर दूसरे केस के अंदर भी देखोगे तो दूसरे केस के अंदर प्रेशर है तुम्हारा 2 ATM, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। तो देखा जाए आंसर तो सेम ही आएगा ना। ये डेटा तो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया ना। फिर गाइस समझ में आया? सोहम, यस सर। ओके गॉड सर सेम आंसर। हाँ श्रेया, हाँ सर आपने वो मोल फ्रैक्शन कैसे यूज किया? हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं पता थे। बेटा देख NH2O लिखा हुआ 100। अच्छा ओके सर। देखना है, देखना आराम से देखिए, देख, है ना? ओके डन, आगे चलें गाइस। Yes, sir. Okay, now listen. That is all about Henry's law. कोई तुमको कुछ भी बोले ना कि अमोनिया हेनरीज लॉ फॉलो करेगा, आंसर क्या होगा? नहीं. नहीं, नो सर। will not follow. Now listen. Second equilibrium is solid liquid equilibrium. ये क्या है? ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर ना what is the first thing we will do is like melting of solid। ठीक है यार, एक बात बताओ, एक चीज अज्यूम करते हैं, ठीक है? मैंने ना एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर लिया। क्या लिया? Thermally insulated container. सर वो साइन क्या बनेगा सॉलिड लिक्विड के बीच? इक्विलिब्रियम बोला ना। वो एक फॉरवर्ड एरो एक एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, राइट? सुनो, एक इंसुलेटेड कंटेनर लिया मैंने, करेक्ट? इस थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर ना मैंने बहुत कम वाटर लिया, ठीक है? लेट्स से ये वाटर मैंने लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया, ठीक है? और इसमें ना मैंने कम लेट्स से 100 ग्राम वाटर था, ठीक है? एंड इसके ऊपर मैंने 1 किलो बर्फ रख दी, 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे? तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं, मतलब वो कुछ जो नहीं। जितना अमाउंट है उतना ही रहेगा. कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? मतलब मैं तुम्हें बर्फ के ऊपर रख दूं तो तुमको कुछ नहीं होगा? होगा. सर वो मतलब क्या होगा, कंटेनर के क्या होगा? अंदर का टेम्परेचर है क्या 20? हाँ, वाटर का टेम्परेचर है बेटा वो।
अच्छा हाँ water. वाटर इज अ हॉटर बॉडी एंड आइस इज अ कोल्डर बॉडी। हाँ तो आइस मेल्ट क्या होगा? हाँ मेल्ट होगा। मेल्ट होगा थोड़ा सा, मुझे लगा होगा पूरा क्या, सिस्टम। मैं ये पूछ रहा हूँ इनिशियली क्या ऑब्जर्व करोगे कि वाटर जो हायर टेम्परेचर पे है, आइस जो लोअर टेम्परेचर पे है, तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। कोल्डर बॉडी। सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता रहेगा, गेटिंग इट? हाँ और आइस जो होगा मेल्ट होगा। जब आइस मेल्ट होगा क्या आइस का टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं, तो आइस मेल्ट होगा, गेटिंग इट? फाइनली क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0। 0 डिग्री, और आइस थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें इसी कंटेनर के अंदर, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, दोनों आइस और वाटर किस टेम्परेचर में मिलेंगे तुमको? 0। अच्छा, उसके बाद कुछ होगा क्या? थोड़ा आइस बढ़ गया एंड थोड़ा थोड़ा आइस कम हो गया, थोड़ा तो वाटर बढ़ गया। पानी। सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? अभी तो नहीं होगा ना। वही पूछ रहा हूँ, अब क्या ऑब्जर्व करोगे? जब दोनों कोई सेम चेंज नहीं टेम्परेचर पे होगा। हैं तो क्या होगा? फ्रीज होगा, क्या इक्वली मेल्ट और फ्रीज होगा। इक्वली मेल्ट और फ्रीज होगा मतलब? अच्छा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। नहीं, हाँ इक्विलिब्रियम है। हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। हाँ हाँ, होता क्या है, जब सॉलिड और उसका लिक्विड पार्ट अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब सॉलिड और लिक्विड पार्ट एक दूसरे के मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं, मैं एक काम करता हूँ, हाँ, तब क्या होता है, वाटर वाटर और आइस के बीच में ना एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जिसके अंदर ice is converting into water and water is converting back into the ice at the same rate, such that the visible amount of ice and water inside this container becomes constant. at that temperature, and that particular temperature is known as melting point. Any doubt? नहीं। अच्छा, इसको एनालाइज करने के लिए ना एक चीज करते हैं, ये वाला सरफेस देखते हैं, ठीक है? ये वाटर है और ये वाला सरफेस है, इसको मैं इनलार्ज बनाता हूँ, इनलार्ज करता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से यहाँ पे ये कंटेनर को ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है? ये बड़ा सा कंटेनर ले लिया और इस बड़े से कंटेनर में मैंने क्या किया, यहाँ पे आइस बना दिया। तो ये वाला सरफेस जो हम देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सॉलिड आइस है, आइस के पार्टिकल्स हैं। जब ये सॉलिड आइस के पार्टिकल्स हैं तो कह सकता हूँ ना ये आइस वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये सॉलिड के अंदर H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्टैक्ड टुगेदर लाइक दिस, करेक्ट? तो 1 मिनट आपने क्या बोला, रिपीट कीजिए ना। बेटा ये बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री जो आइस और वाटर के बीच में है, ये वाली। हाँ अच्छा, यहाँ आप पे उसको आइस है, यहाँ पे वाटर है, मैं इस बाउंड्री पे स्टडी कर रहा हूँ। तो आइस ले लिया और वाटर ले लिया, इन दोनों को ना थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत दिमाग चले, राइट? तो 0 डिग्री पे है। हाँ, दोनों 0 डिग्री पे है ना? ठीक है। थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस की तरह देखेंगे, ठीक है? बिकॉज कॉमन सेंस इज वेरी हेल्पफुल। चलो ठीक है, दिस इज आइस, करेक्ट? और यहाँ पे क्या है? पानी। पानी। तनी, नीर, जल। हाँ, अब सुनो, अब एक बात बताओ, शाकी एक बात बता, जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है, तो जितना भी हीट उसको देते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है या काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है? दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड बाय शाकी कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल, राइट?
Yes. अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, अट्रैक्शन चेंज होती है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? Constant रहेगा सर. Latent heat. हाँ latent. हाँ, लैटेंट हीट। ओम क्वेश्चन ये था कि अगर मैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा हूँ जिसमें सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहा हूँ, जितना भी टेम्परेचर, जितना भी हीट मैं अगर सॉलिड पार्ट को दूंगा और वो लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो हीट गिवन है वो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा? हेलो सर, लैग हो गया, रिपीट कर दो. हाँ, मैं कह रहा था बेटा, जितना भी हीट मैं सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूंगा, ठीक है, तो जितना भी हीट उस वक्त दिया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है? तो पोटेंशियल. हाँ, तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, राइट? यस सर. हाँ, लिसन गाइस, ये वाटर है, क्या है ये? जल। हाँ, जल, ठीक है। और ये क्या है? आइस। आइस, बर्फ, बर्फ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वन सेकेंड, दीज मॉलिक्यूल्स आर सरफेस मॉलिक्यूल्स, गेटिंग इट? सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो केमिस्ट्री है वो बल्क मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री से अलग होती है, एग्रीड? हाँ। सरफेस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री बल्क मॉलिक्यूल से अलग होती है, एग्रीड? यहाँ पे देखा जाए, सर बल्क मॉलिक्यूल हर एक जगह से इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? 0 यहाँ पे भी इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? 0. इसके अंदर। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, नेट अट्रैक्शन कहाँ आएगा? बल्क मॉलिक्यूल बैकवर्ड. इधर बल्क के पास। तो ये आइस मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि यार ये ना एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर ले, है ना? हाँ। तो उस वक्त क्या होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे जाएगा, ऐसा बनेगा, तो ये जो अनबैलेंस फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाएंगे। यस सर। रुक जाओ, यस सर तो बोल दिया, कितना खराब दिख रहा है डायग्राम वो। रुको, इसको उससे करेंगे, किससे? और मैग्नीफाई करके. सुनो, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये अनबैलेंस्ड है, राइट? टुवर्ड्स द बल्क जा रहा है इधर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये चाहता है यार कैसे भी करके ना मैं यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करूँ, तो ये क्या करेगा, ये आइस मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आइस, राइट? When it becomes a part of ice, that force of attraction becomes what? इक्वल. बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस स्टेट में जाएगा। सिमिलरली अगर बल्क सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करूं, उसके अंदर भी नेट फोर्स कहाँ पर है? टुवर्ड्स द बल्क की तरफ। ये भी क्या चाहेगा कि यार आइस का एक मॉलिक्यूल अपने वाटर सरफेस पे अट्रैक्ट कर ले, ताकि ये जो फोर्स है वो क्या हो जाए? बैलेंस। तो ये फिनोमिना ना इक्वल रेट पे जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है ना, तब होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? यस सर। अब कॉमन सेंस, अरे सुनो ना, अभी कहाँ खत्म हुआ, सुनो। LF क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे वाह, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है बेटा? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80। हाँ, 80 कैलोरीज पर ग्राम। इतना ही होता ना कि 1 ग्राम वाटर के लिए 80 कैलोरी चाहिए, करेक्ट? यस सर। तो बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जब मेरे को 1 ग्राम वाटर को लिक्विफाई करना है, लिक्विड बनाना है, 1 ग्राम आइस को लिक्विड बनाना है, तो मेरे को 80 कैलोरी देनी पड़ेगी, करेक्ट? तो पर मॉलिक्यूल कोई एनर्जी होगी, लेट्स से एक्स ले लो, कि यार एक आइस मॉलिक्यूल को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक्स जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? नो सर। अरे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताना 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, राइट? तो पर मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि पर मॉलिक्यूल कितना चाहिए होगा, करेक्ट?
तो पर मॉलिक्यूल मैंने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब खुद सोचो हाँ, जब ये लिक्विड पार्टिकल सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, एक लिक्विड पार्टिकल, राइट, जब एक लिक्विड पार्टिकल सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा? अगर एक सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो x चाहिए, x देना पड़ेगा, करेक्ट। जब एक लिक्विड पार्टिकल सॉलिड में बना होगा तो ये कितना लिबरेट करेगा? x। ऐसे इसने x लिबरेट किया तो किसको किया? सिस्टम को ही किया ना, पूरा सिस्टम को। जैसे ही x लिबरेट हुआ तो साइमल्टेनियसली वही x जूल आइस लेके लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। हाँ सर। तो मतलब ये और ये प्रोसेस जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियसली इक्वल रेट पे होंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वल रेट पे होते हैं, और साइमल्टेनियस इक्वल रेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, डायनामिक। इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कोई भी सॉलिड अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में कब एग्जिस्ट करेगा? जब टेम्परेचर किसके इक्वल हो? मेल्टिंग पॉइंट। मेरी बात समझ में आई? हाँ। यस सर। वेरी गुड गाइस, ए चंगू मंगू जो भी है, समझ में आया? हाँ सर। चलो सर हर प्रेशर के लिए लिक्विड का अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? दोबारा बोल हिंदी में। सर मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर पे हर एक लिक्विड का अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? हाँ, कोई प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर आल्सो। मैं 1 atm की बात करूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग इट? ओके सर। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। एट मेल्टिंग पॉइंट the solid phase and the liquid phase of the same substance remains in equilibrium, remains in dynamic equilibrium with each other, where the rate of conversion of solid to liquid and vice versa becomes equal. Understood? Understood? So water solid, that is ice, is in equilibrium with water liquid, that is water. किस टेम्परेचर पे? मेल्टिंग पॉइंट। ऑलवेज मेल्टिंग। अच्छा क्या होता है? वेपर प्रेशर का एक डेफिनेशन बताया था, वो क्या था? लेमैन डेफिनेशन बताया था, क्या था? टेंडेंसी टू लीव द लैटिस। या एक बार बताओ, यहाँ पे जो सॉलिड है ना वो अपना लैटिस छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और जो लिक्विड है ना वो अपना लैटिस छोड़ के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जब दोनों इक्वल रेट पे कन्वर्ट करें तो इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? जब दोनों की टेंडेंसी अपने लैटिस को छोड़ के एक दूसरे में कन्वर्ट होने की, सर लिक्विड को भी लैटिस बोलते हैं? हाँ जी सर लिक्विड को भी लैटिस बोलते हैं? नहीं, लैटिस नहीं बोलते, बट लिक्विड फेज बोलते हैं ना, क्या दिक्कत? तो लिक्विड को लिक्विड छोड़ के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो कन्वर्जन है, टेंडेंसी टू चेंज द फेस अगर सेम है तो इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू बिकम लिक्विड। तो सॉलिड की टेंडेंसी अपने पार्टिकल छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट करने की, और टेंडेंसी फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड के अपने पार्टिकल छोड़ के सॉलिड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी क्या है? इक्वल। तो इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। तो इसी टेंडेंसी को वेपर प्रेशर कहते हैं ना बेटा? हाँ So shall I say that at melting point, the solid phase
and the liquid phase of the same substance have equal vapor pressure. Any doubt in that, my dear buffoons? Any doubt in that? अरे इसमें कोई डाउट है? No. मैंने कहा था ना आगे जाके पढ़ोगे सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है ना? अच्छा लिख लिया इतना? लो 1 मिनट लो. Done. Okay. Okay. ओए बच्चा पार्टी आगे चले. Yes, sir. Okay. सुनो, in case of solid liquid equilibrium ना, in case of solid liquid equilibrium, when it will happen with at a temperature which is equal to melting point. Any doubt in that? Always. हाँ बेटा always. हाँ exactly Always. तभी उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है. When pressure is applied to solid liquid equilibrium, then the system will shift in a direction अच्छा अक्कल है गाइस? ठीक है. where density increases. ठीक है. सपोज करो मैं आइस और वाटर के सिस्टम के ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर लगा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर क्या होगा? व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस क्या होगा? सिस्टम कहाँ मूव करेगा? सॉलिड. वेरी गुड. क्यों सर? क्योंकि वो ज्यादा फेवरेबल हो गया, डेंसिटी बढ़ गई है. हाँ तो एक बात बताओ, तो मोर लिक्विड बर्फ जो है ड्राइव ना वो करेगा. पानी के अंदर डूब जाता है, राइट? हाँ. नहीं. बर्फ, अरे बर्फ को डालोगे ना तो पानी के अंदर डूब जाएगा, ऐसा ना? जो ग्लेशियर्स होते हैं ना हमारे, वो पानी के अंदर ही होते हैं, पानी के ऊपर थोड़ा ना होता है. पानी के ऊपर तो है. क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे हिसाब से अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, तो मतलब पानी जो आइस है वो तो डूब जाना चाहिए ना? सॉरी, कम डेंसिटी. Ice is less dense than water. हाँ तो आइस इज लेस डेंसर देन वाटर. तो जहाँ पे सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, सॉरी पूरे पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट है जिनका खुद का सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है. वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक जर्मेनियम है, दूसरा हाँ गैलियम है, जर्मेनियम है और बिस्मथ है. ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सॉलिड इज लेस denser than a liquid. Yeah, otherwise solid is more denser than liquid, right? अब आइस को वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में डाला हुआ है. जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा?
फॉरवर्ड वेरी गुड. कभी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर melting takes place, right? Understood? जब भी तुम आइस के ऊपर प्रेशर डालोगे तो मेल्ट करेगा. अंडरस्टूड? और उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा. एक बात बताओ, कोई भी चीज पिघलती कब है? जब उसके Okay, bonds break होते हैं. null से 0 डिग्री. नहीं, सुनो ना, क्वेश्चन ये नहीं है. कोई भी चीज पिघलती कब है? जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होता है कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होता है? ऊपर. कॉमन सेंस ये कहता है ना. पे होता है. अरे सुनो ना, मेरी बात तो सुनो. ये पहले सिस्टम था 0 डिग्री सेल्सियस पे, एग्रीड? इक्विलिब्रियम था 0 डिग्री सेल्सियस पे. तुमने क्या किया? प्रेशर डाल दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, करेक्ट? तो जैसे ही प्रेशर डाला तो आइस जो है वो क्या हो गया? पानी बनने लगा. पानी बनने लग गया, मतलब मेल्ट होने लग गया, करेक्ट? तो मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर मेल्टिंग हो रहा है तो जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है जहां पे मेल्टिंग हो रहा है, ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए था या कम होना चाहिए था? अरे तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? मेल्टिंग कब होगा? जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा या कम होगा? अरे कहाँ सांप सूंघ गया क्या? कह रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा. जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, सुन तो लो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जब प्रेशर 1 atm था, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है? नया प्रेशर तुमने बढ़ा दिया तो तुम मेल्टिंग होती है, बिकॉज डेंसिटी बढ़ता है, राइट? तो जब मेल्टिंग होगी तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो नए मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा कि कम होगा? मेरा क्वेश्चन ये है. तो कम होगा. बेटा अगर कम होगा तो नहीं, 1 मिनट. हाँ, देखो सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग हो रहा है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट नया वाला है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या ज्यादा होगा? नया वाला मेल्टिंग पॉइंट वही होगा. कैसी बात? कम होगा उससे. कम होगा. कम होगा. अबे सुनो 1 atm में मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, एग्रीड? कहो हाँ. हाँ सर. यस सर. और कोई भी चीज मेल्ट कब करती है? जब टेम्परेचर जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है. अब जब तुमने प्रेशर बढ़ाया 1 atm से 2 atm किया सपोज, तो मेल्टिंग होना शुरू हुआ ना? जब मेल्टिंग स्टार्ट हुआ तो मेल्टिंग किस टेम्परेचर पे हो रहा है इस वक्त? 0 डिग्री सेल्सियस पे ना? 0 पे. अब मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नया मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है, बिकॉज इसमें मेल्टिंग हो रहा है. कम होगा. हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस नया मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है क्योंकि इसमें मेल्टिंग हो रही है. तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? कम. तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग हो रही है, राइट? So on increasing the pressure, melting takes place, right? For those solids, for those substance where solid part is less denser than liquid part, and on increasing the pressure, melting point decreases. Agreed? Agreed? Yes sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो कॉपर सॉलिड कॉपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है ना? है ना? ये टेम्परेचर क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा एट प्रेशर 1 atm. कोई डाउट? नहीं.
अच्छा, अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? सॉलिड की तरफ। सॉलिड के तरफ। वेरी गुड। बैकवर्ड। इंक्रीजिंग प्रेशर सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस। एग्रीड? हाँ। यस। सॉलिडिफिकेशन कब होगा? जब नया मेल्टिंग पॉइंट इस ज्यादा टेम्परेचर, होगा। ज्यादा है नया मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। एग्रीड? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, रोल अप करो ना सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें? सर। सर एक रोल अप मिनट। कर दो। क्या ही चलोगे यार तुम, अब तो हो गया।